कि मनोविश्लेषणवाद है क्या, किसको कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और विश्लेषण। मनोविश्लेषणवाद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और विश्लेषण। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम मनोविश्लेषणवाद को पढ़ेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के तौर पर इसको समाहित करेंगे। तो मन और विश्लेषण दो शब्दों से बना है, यानी कि मनोविश्लेषणवाद कहता है कि इसमें मन का विश्लेषण होता है। जो भी कवि के जो भाव हैं, जो विचार हैं, जो संवेदनाएं हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है, यानी मन का विश्लेषण इसमें किया जाता है। जिस प्रकार आधुनिक साहित्य को मनोविश्लेषणवाद ने पर्याप्त प्रभावित किया है, साहित्य का संबंध जो है वो मानव के मन से प्रगाढ़ रूप में है, यानी कि आधुनिक साहित्य को मनोविश्लेषणवाद ने पर्याप्त प्रभावित किया है। आधुनिक साहित्य को मनोविश्लेषणवाद ने पर्याप्त प्रभावित किया है, पर्याप्त प्रभावित किया है। एक प्रगाढ़ रूप में इसको प्रभावित किया है, यानी कि आधुनिक साहित्य को मनोविश्लेषणवाद ने पर्याप्त प्रभावित किया है। और साहित्य का संबंध जो है मानव मन से, साहित्य का जो संबंध है वो मानव मन से है, मानव के मन से संबंध है, वो भी एक गूढ़ रूप में, प्रगाढ़ रूप में। और अतः साहित्यकारों द्वारा प्रस्तुत जो चरित्र चित्रण किया जाता है उस पर आधुनिक मनोविज्ञान और विश्लेषणवाद का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, यानी कि साहित्यकार के ऊपर या मन के ऊपर या भाव के ऊपर मनोविश्लेषणवाद और मनोविज्ञान का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, यानी कि आधुनिक साहित्य को मनोविश्लेषणवाद ने पर्याप्त प्रभावित किया है। और साहित्य का संबंध जो है मानव मन से प्रगाढ़ रूप में है। अतः साहित्यकारों द्वारा जो प्रस्तुत भाव है, जो चरित्र चित्रण किया जाता है, उस पर मनोविज्ञान और मनोविश्लेषणवाद का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है, देकार मानव व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है, मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है, यानी कि मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मानव का व्यवहार कैसा है उसका केवल अध्ययन करते हैं। जबकि साहित्य के दौरान साहित्यकार जो है मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है, यानी उसके गुण दोष का वर्णन करता है, उसके अंदर भाव विद्यमान है, संवेदना है कि नहीं है, यानी पूरा का पूरा साहित्यकार जो है
उसका मानव व्यवहार किस प्रकार कर रहा है उसका विश्लेषण वो करता है। पाश्चात्य साहित्यकारों ने अपने काव्यों में मनोवैज्ञानिक जैसे सिगमंड फ्रायड, एडलर या यूंग, इन तीनों के सिद्धांतों का वर्णन किया है, सिद्धांतों का प्रयोग किया है या वर्णन किया है। यानी हिंदी जगत में जो पाश्चात्य जो पश्चिमी साहित्यकार जो थे उन्होंने अपने काव्यों के दौरान जो मनोवैज्ञानिक थे प्रमुख सिगमंड फ्रायड, एडलर, यूंग, इन तीनों के सिद्धांतों का प्रयोग प्रमुख रूप से किया है, उनका विश्लेषण किया है और अपने काव्यों के दौरान जो चित्रांकन जो किया था वो इन्हीं के सिद्धांतों का इन्होंने किया है। और हिंदी साहित्य के दौरान हिंदी के प्रमुख कवि या साहित्यकार है अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद्र जोशी। इन तीनों प्रमुख साहित्यकारों ने अपने साहित्य के दौरान सिगमंड फ्रायड, एडलर और यूंग, इन तीनों के सिद्धांतों का प्रयोग पर्याप्त रूप में किया है। तो मनोविज्ञान कितना महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के दौरान, इस बात का अर्थ इसमें लिया जा सकता है कि पाश्चात्य साहित्यकारों ने अपने काव्यों के दौरान जो है सिगमंड फ्रायड, एडलर, यूंग तीनों के सिद्धांतों का प्रयोग किया और हिंदी साहित्य के प्रमुख जो कवि हैं अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद्र जोशी इत्यादि ने अपने साहित्य के दौरान जो इन तीनों के सिद्धांतों का प्रयोग प्रमुखतः किया है। टॉपिक है कि कला साहित्य क्षेत्र में मनोविश्लेषणवाद यानी कि जो मनोविज्ञान है उसका क्षेत्र पर्याप्त रूप में उसका है क्षेत्र, लेकिन कला साहित्य के क्षेत्र में मनोविश्लेषणवाद किस प्रकार कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, वो हम पढ़ेंगे आज। आधुनिक युग में जिस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक युग में मार्क्सवाद का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार जो है आधुनिक युग में मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव पड़ा है। यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा, जिस प्रकार मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा, ठीक उसी प्रकार साहित्य में मनोविश्लेषणवाद का यानी हमने पीछे देखा मार्क्सवाद के दौरान, प्रगतिवादी काव्य के दौरान जिस प्रकार
जो राजनीतिक क्षेत्र में मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा, ठीक उसी प्रकार साहित्य के दौरान हमें मनोविश्लेषणवाद का प्रयोग देखने को मिलता है। मनोविश्लेषणवाद का प्रयोग किया जाता है। मनोविश्लेषणवाद में व्यक्ति के मन के भाव, संवेग, उत्तेजना, यानी कि मनोविश्लेषणवाद के दौरान व्यक्ति के मन में छिपे हुए भाव, व्यक्ति के मन के भाव, संवेग है, उत्तेजना है, इच्छाएं हैं, इच्छाओं का अध्ययन किया जाता है। इच्छाओं का अध्ययन किया जाता है और उस जो व्यक्ति के मन के जो भाव हैं, संवेग है, उत्तेजना है, उसका अध्ययन करता कौन है? साहित्यकार के या कवि या लेखक के माध्यम से उसका अध्ययन किया जाता है। एक प्रकार से साहित्यकार व्यक्ति के चरित्र का अंकन करता है। चरित्र का अंकन या चरित्रांकन, या हम कह सकते हैं विश्लेषण, अंकन या चरित्रांकन करता है। कौन करता है? साहित्यकार व्यक्ति के चरित्र का अंकन करता है, विश्लेषण करता है। और मनोविश्लेषणवाद व्यक्ति के मन के भाव हैं, संवेग हैं, उत्तेजना हैं, इच्छाओं का अध्ययन उसमें किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों का दावा है कि मनुष्य के भीतर जो काम और अहं की प्रवृत्ति होती है वह बड़ी व्यापक और गहरी होती है। यानी उनका दावा है कि वो क्या दावा करते हैं? मनुष्य के भीतर है ना, जो काम और अहं की प्रवृत्ति जो होती है वो बड़ी प्रमुख होती है, गहरे रूप में होती है और बड़े व्यापक रूप में होती है। यह प्रवृत्ति हमारे सामने दो रूपों में आती है। दो रूपों में आती है। नंबर एक है स्वाभाविक या सहज रूप में, और दूसरी है विकृति के रूप में। यानी मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिकों का दावा क्या है कि मनुष्य के भीतर काम, भावना और अहं की प्रवृत्ति जो है बड़ी व्यापक और गहरी होती है, प्रमुख रूप से होती है। लेकिन यह हमारे सामने किन किन रूपों में आ सकती है, मनुष्य किन किन रूपों में व्यक्ति जो है वो सोचता है। उनका कहना है कि एक तो वो स्वाभाविक और सहज रूप में हमारे सामने आती है कि व्यक्ति जो कुछ लिखता है, लेखक साहित्यकार जो सोचता है, जो लिखता है, अपने भाव, संवेग, जो उत्तेजना देता है, वो तो स्वाभाविक सहज रूप में आती है, यानी अपने आप ही आ जाती है। और एक इसका दूसरा रूप और है कि वो हमारे सामने जो है विकृति के रूप में भी आ सकती है। तभी मानव या व्यक्ति में संघर्ष है, तनाव है, टकराहट है और द्वंद्व है। टकराहट, द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है या उस कारण से बनी रहती है। तभी मानव व्यक्ति में संघर्ष होता है, तनाव आता है, टकराहट होती है और द्वंद्व होता है। इसी कारण बनती है, इसी कारण स्थिति बनती है।
यानी मनोविश्लेषणवाद या आधुनिक मनोविज्ञान क्या कहता है कि व्यक्ति के अंदर काम और अहं की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो कि हमारे सामने प्रमुख रूप से दो भागों में आती है। एक तो स्वाभाविक और सहज रूप में हमारे सामने आती है, और दूसरा वो विकृति के रूप में हमारे सामने आती है। जब ये हमारे सामने आती है तो मनुष्य के अंदर क्या भाव पैदा होते हैं, क्या गुण पैदा होते हैं, क्या दोष पैदा होते हैं कि व्यक्ति के अंदर संघर्ष होता है, तनाव होता है, टकराहट होती है, द्वंद्व होता है। इसी कारण ये स्थितियां जो है वो बनती रहती है, बिगड़ती रहती हैं। नेक्स्ट में है, इसी कारण से जो स्थितियां हैं वो मनुष्य की बनती है, लेकिन साथ ही साहित्य के अंदर जो युद्ध होता है, जो संघर्ष होता है, दुर्व्यवहार होता है, जो सदा सहायता होती है आदि का चित्र जो बनता है वो इसी आधार पर बनता है। यानी कि साहित्य में जो युद्ध होता है, संघर्ष होता है, तनाव होता है, सदा सहायता होती है, सदा सहायता होती है, जो दुर्व्यवहार होता है वो इसी कारण होता है। व्यक्ति के अंदर जो साहित्य जो वो लिखता है, उस साहित्य में युद्ध भी होता है, संघर्ष भी होता है, उसमें तनाव भी होता है, अच्छी बातें भी होती है, बुरी होती है, सदा सहायता जो होती है, दुर्व्यवहार जो वो करता है वो इसी कारण होता है। यानी जो उसके अंदर अहं और काम की जो प्रवृत्ति होती है उसी कारण होता है, और वो हमारे सामने दो रूपों में आती है, एक तो सहज स्वाभाविक रूप में और एक वो विकृत रूप में वो हमारे सामने आती है। इस प्रकार आधुनिक साहित्य में ये संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है। आधुनिक युग के दौरान, आधुनिक युग में या आधुनिक युग के दौरान चिंतकों ने इस पर गहरा प्रकाश डाला है, गहरा प्रकाश डाला है। यानी कि मनुष्य के बीच और साहित्य के बीच जो संघर्ष है, जो तनाव है, वो आदिकाल से हमारे बीच चला आ रहा है। लेकिन आधुनिक युग के दौरान जो चिंतक हुए, जो समालोचक हुए, जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने इस पर बहुत अधिक व्यापक गहरा प्रभाव इस पर डाला है, गहरा प्रकाश इस पर डाला है। हम बात करते हैं कि मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है वो क्या है। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत 3 मनोवैज्ञानिकों ने दिया। उनमें है सिगमंड फ्रायड, एडलर, युंग या जुंग। यानी कहीं कहीं पर युंग और के नाम भी मिलते हैं, कहीं पर जुंग नाम भी देखने को हमें मिलता है। तो मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है वो 3 वैज्ञानिकों ने दिया था, सिगमंड फ्रायड, एडलर, युंग या जुंग। और इसमें जो है सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई। मन की 3 अवस्थाएं
3 अवस्थाएं बताई। यानी कि मनोविश्लेषणवाद जो है सिगमंड फ्राइड का, वैसे तीनों ने दिया है, आगे विस्तार किया, लेकिन प्रवर्तक इनको माना जाता है। तो सिगमंड फ्राइड ने जो है मन की 3 अवस्थाएं बताई है। यानी व्यक्ति का जो मन होता है, जो विचार होते हैं, भाव होते हैं, जो उसके मन में आते हैं, वो उस मन की जो है वो 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई है। नंबर 1 पे है अचेतन मन, अचेतन मन। दूसरा है लिबिडो या काम प्रवृत्तियां, लिबिडो या काम प्रवृत्तियां, लिबिडो या काम प्रवृत्तियां। और तीसरी है ग्रंथियां, तीसरी है ग्रंथियां। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसको पढ़ना है आधुनिक हिंदी साहित्य के दौरान मनोविश्लेषणवाद क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। मनोविज्ञान के तौर पर हमें इसको नहीं देखना है। तो आधुनिक जो साहित्य है उसके अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, अचेतन मन, लिबिडो या काम प्रवृत्तियां और ग्रंथियां। सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 भाग बताए, मन के 3 भाग बताए। वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। कि सिगमंड फ्राइड कहता है कि मनुष्य का जो मन है, जो बुद्धि है, वो 3 भागों में बंटी होती है। नंबर 1 पे है चेतन, एक चेतन भाग है। दूसरा है अर्धचेतन, दूसरा अर्धचेतन। और तीसरा जो भाग हमें देखने को मिलता है वो है अचेतन। अचेतन। और चेतन में क्या होता है, हम जो वस्तु या भाव देखते हैं, यानी जो हमें दिखाई देता है, जो भाग हम जो वस्तु या जो भाव है वो देखते हैं, या इसको अनुभव भी बोल सकते हैं, या अनुभव करते हैं, वो हम चेतन भाग के दौरान रखते हैं। और जो अचेतन है उसके अंदर क्या होता है, दमित इच्छाएं होती है, सुप्त वासनाएं होती है, सुप्त वासनाएं होती हैं और दमित इच्छाएं हैं, सुप्त वासनाएं हैं, और हम कह सकते हैं कि आकांक्षाएं हैं। आकांक्षाएं हैं। यानी कि सिगमंड फ्राइड कहता है कि चेतन में हम जो वस्तु भाव या अनुभव करते हैं वो होता है चेतन भाग में, और अचेतन भाग में हम देखते हैं कि दमित इच्छाएं होती है, सुप्त वासनाएं होती है, आकांक्षाएं होती है। और अर्धचेतन जो भाग है इन दोनों के बीच का भाग है, इन दोनों के बीच का भाग है। तो विद्यार्थियों की सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 अवस्थाएं बताई पहले, और फिर मन के 3 भाग बताए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन में हम जो वस्तु भाव अनुभव करते हैं, जो दिखाई देता है, वो चेतन में होता है, यानी कुछ पूछते ही तुरंत बता देना। और यानी जैसे विद्यार्थियों से कुछ सवाल पूछा और विद्यार्थियों ने जो देखा, अनुभव किया, तुरंत उसका उत्तर बताया, वो हम चेतन भाग में रख सकते हैं। और जो अर्धचेतन है, कुछ समय के बाद हमें कुछ याद आया, फिर हमने सोचा कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो अर्धचेतन में है। और अचेतन में यानी हमें याद तो था
लेकिन वो दबा रह गया, हम बता नहीं पाए, वो दबा रह गया, बता नहीं पाए। वो क्या है? सुप यानी सोया हुआ है वो भाग। सिगमंड फ्राइड ने एक दूसरा मत भी दिया, एक दूसरा मत दिया और उसमें बताया कि सिगमंड फ्राइड ने एक दूसरा मत दिया, उसमें बताया कि मनुष्य के भीतर जो भी क्रियाकलाप जो होते हैं उसके मूल में प्रमुख रूप से काम प्रवृत्ति या काम भावना विद्यमान रहती है। ये इस सिद्धांत के अन्य में जैसे धर्म, अर्थ, सिद्धांत, मूल भावना, वो इसी काम भावना से संपन्न होते हैं। और सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि मनुष्य के जो भी क्रियाकलाप होते हैं उस क्रियाकलापों में जो मूल भावना है वो काम प्रवृत्ति उसमें मौजूद रहती है। सिगमंड फ्राइड ने जो कहा कि जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, अहं की जो भावना है, उनका अगर किसी न किसी प्रकार से अगर दमन होता है तो वो दमन जो है वो कुंठाओं का रूप धारण कर लेता है। यानी कोई भी जो व्यक्ति की जैसे कोई इच्छा है उसका अगर दमन हो गया तो वो आगे जाकर कालांतर में या धीरे धीरे जाकर वो कुंठा का रूप धारण कर लेती है। यानी कि साहित्यकारों द्वारा ये उदात्तीकरण के रूप में, उदात्तीकरण से ये कुंठाएं जो है वो दूर हो जाती है। इसी उदात्तीकरण के अनुरूप मनुष्य अपने भावों विचारों के माध्यम से साहित्य का सृजन करता है, साहित्य का सृजन करता है। यानी कि इस उदात्तीकरण के द्वारा व्यक्ति या साहित्यकार जो हैं इसके अनुरूप जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो उसी के माध्यम से साहित्य का सृजन करता है। इस प्रकार वो अपने साहित्य का सृजन करता है और सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करता है। सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करता है। विश्लेषणवाद का साहित्य में योगदान किस प्रकार रहा? मनोविश्लेषणवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अचेतन मन। और अचेतन मन का इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यानी कि हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवाद में सबसे महत्वपूर्ण भाग अचेतन का अध्ययन करना है। और मनोविश्लेषण ने जो व्यक्ति की नूतन भंगिमाएं होती है, अर्ध इच्छाएं होती है, भाषा की अभिव्यंजना का विस्तार उसमें हुआ है। यानी मनोविश्लेषणवाद के योगदान से, उसके विकास से क्या हुआ? मनोविश्लेषणवाद के प्रयोग से सबसे महत्वपूर्ण एक तो अचेतन का अध्ययन है, दूसरा इसमें व्यक्ति की नूतन इच्छाएं हैं, नई इच्छाएं हैं, भाव भंगिमाएं हैं, अर्ध इच्छाएं हैं, भाषा की अभिव्यंजना का विस्तार इस दौरान बहुत हुआ। प्रतीकों का प्रयोग व नई व्याख्याओं का विस्तार हुआ। चेतना प्रवाह है कि शिल्प विधि का विस्तार हुआ कि नाटक, उपन्यास, कहानी, कविताएं उनका प्रमुख रूप से उपयोग होने लगा। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों की कला व साहित्य के क्षेत्र में फ्राइड का जो मनोविश्लेषणवाद की मान्यता थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और इसमें कलाकार है, साहित्यकार है, उसकी संकल्प शक्ति का विकास होता है। यानी मनोविश्लेषणवाद के प्रयोग से साहित्यकार, कलाकार की जो संकल्प शक्ति है उसका प्रयोग हुआ, उसका विकास हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक हिंदी साहित्य में
मनोविश्लेषणवाद का योगदान कंप्लीट होता है। धन्यवाद।